आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद जीएस राजपूत यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हिंदी स्पेशल। क्या है? हिंदी स्पेशल है। और हिंदी स्पेशल में भी क्या टॉपिक है? प्राचीन हिंदी। आज हम प्राचीन हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास आ चुकी हैं और वो यूट्यूब चैनल पर हैं। और जो ये हमारा बैच है, ये एक स्पेशल बैच चल रहा है हिंदी स्पेशल के लिए, जिसका नाम रोजगार बैच हिंदी स्पेशल है। क्या है? रोजगार बैच हिंदी स्पेशल है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 52,699 जगह, कितनी? 52,699 जगह यूपी पुलिस में आई हैं। किस में आई है? पुलिस में। ये आपको देखना, जो इसको पूरी मेहनत से करना है और ये पूरे लगन के साथ इस वैकेंसी को 100% लेना है। इनमें एक ना एक, सिर्फ हमको एक वैकेंसी को फोकस करना है कि हमें एक वैकेंसी चाहिए, हमें ज़्यादा वैकेंसी की जरूरत है ही नहीं। और ये काफ़ी बड़ी है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आई है कि पुलिस में 52,699 वैकेंसी है। ये आपको याद रखना है। और इसी के पर्पज से हमने ये बैच स्टार्ट किया था, रोजगार बैच हिंदी स्पेशल। तो ये हम इसको यहाँ पर आपको पूरी हिंदी, कंप्लीट हिंदी कराएंगे और बिल्कुल एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा कहीं भी। तो आपको प्रत्येक क्लास देखनी है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन हिंदी। हम प्राचीन हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है, सिर्फ इस पर फोकस करना है। हमें सिर्फ एक सीट चाहिए 30 सीटों में से, और इस एक सीट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं प्राचीन हिंदी की। किसकी? प्राचीन हिंदी की। जो ये प्राचीन हिंदी है, इसका जो समय काल है वो है 1000 से 1850 ईस्वी तक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें एक और वो है, वो भी आपको याद रखना है। जो हिंदी का वास्तविक समय है, कैसा? मानक समय है। जो हिंदी भाषा का मानक समय है वो कौन सा है? हिंदी भाषा का मानक समय ये कौन सा माना जाता है? ये 1100 ईस्वी माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 1100 ईस्वी। ये आपको याद रखना है। जो हिंदी भाषा का जो मानक समय है वो है 1100 ईस्वी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभट्ट भाषा है वो लगभग, क्योंकि एक साथ तो कोई भाषा स्टार्ट नहीं हो जाती है, उसको भी टाइम लगता है। काफ़ी आराम से पहले उसकी प्रगति होती है, आराम आराम चलती है, फिर एकदम स्पीड पकड़ लेती है और प्रचलन में अच्छी तरह से आ जाती है। तो ऐसे ही इसका समय है जो 1000 है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रचलन कहाँ पर आई थी? प्रचलन में तो 1100 ईस्वी में आई थी। ये 1100 ईस्वी आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा का जो मानक समय है वो है 1100 ईस्वी। ये पूरी तरह से प्रचलन में आ गई थी हिंदी यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्राचीन हिंदी के बारे में। तो प्राचीन हिंदी के जो जनक हैं वो कौन है? प्राचीन हिंदी के जो जनक हैं वो है सरहपा। प्राचीन हिंदी के जो कौन है जनक, कौन है? सरहपा हैं। और ये है राहुल सत्यान के अनुसार। ये भी आपको याद रखना है। ये सरहपा हैं और इनके किसके अनुसार है? राहुल सकृत्यान। ये आपको याद रखना है। ये सरपा हैं जो प्राचीन हिंदी के जनक माने जाते हैं। ये किन के अनुसार माने जाते हैं? राहुल सकृत्यान के अनुसार माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और इनकी एक रचना है, काफ़ी इंपोर्टेंट रचना है इनकी, सरपा की। ये आपको याद रखनी है। रचना कौन सी है? और वो रचना है सहज यान। क्या है? सहज यान। ये आपको याद रखनी है और काफ़ी इंपोर्टेंट रचना है सहज यान। हम आपको एक एक टॉपिक से बता रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरह से बता रहे हैं। एक प्रत्येक जो भाषा है उसके जनक बता रहे हैं, उसका प्रचलन कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, उसका समय काल क्या है, ये हम आपको प्रत्येक भाषा के बारे में बता के आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हिंदी के बारे में है।
तो हम इसको पूरा करेंगे आज पूरे टॉपिक को। तो ये सरपा की रचना है सहजयान, ये आपको याद रखनी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जा सकती है कि सहजयान किस कवि की रचना है, तो वह सरपा की, ये भी आपको याद रखना है। तो प्राचीन काल की पहली महिला कवि कौन है, ये भी आपको याद रखना है। पहली महिला कवि, प्राचीन काल की पहली महिला कवि कौन है, तो ये आपको रखना है राजेंद्र बाला घोष। कौन है, राजेंद्र बाला घोष। ये आपको याद रखना है, ये आपको लग रहा होगा कि ये आदमी का नाम है, लेकिन ये आपको याद रखना है जो ये नाम है वो महिला है, ये महिला कवि है राजेंद्र बाला घोष। और ये महिला है, इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से जाना जाता है, बंग महिला, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बंग महिला कौन थी, तो कौन थी, राजेंद्र बाला घोष, ये थी बंग महिला, ये आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे प्राचीन हिंदी की पहली रचना। प्राचीन हिंदी की पहली रचना कौन सी है, तो पहली रचना कौन सी है, सर्व का चर। सर्व का चर, श्राव का चर, ये पहली हिंदी की रचना है, प्राचीन हिंदी की रचना है। और ये इसके रचनाकार कौन है, यानी कि इसके कवि कौन है इस रचना के, तो इसके जो कवि हैं वो है देवसेन। कौन है, देवसेन है, ये आपको याद रखना है। जो प्राचीन हिंदी की पहली रचना है श्रव का चर, जो इसके कवि हैं ये किन के द्वारा लिखी गई है, देवसेन के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। और हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी है, किसकी, हिंदी साहित्य की पहली रचना, ये भी आपको काफी इंपोर्टेंट है, यहीं पे आ जाता है कि हिंदी साहित्य की पहली रचना। हिंदी साहित्य की पहली रचना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती रहती है, काफी ज्यादा पूछी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है कि हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी है, तो वो है वो पृथ्वीराज रासो। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन हिंदी की पहली रचना कौन सी है, तो सर्व का चर है, और इसके जो कवि हैं वो देवसेन द्वारा ये लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछ सकता है कि प्राचीन हिंदी की पहली महिला कवि कौन है, तो वो कौन है, राजेंद्र बाला घोष। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम हाँ इसके बारे में बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो पृथ्वीराज जो रासो है वो किसने लिखी है, यानी कि इसके कवि कौन है, जो पृथ्वीराज रासो के जो कवि हैं वो है चंद्रवर दाई। कौन है, चंद्रवर दाई है, ये आपको याद रखना है। ये कौन है, चंद्रवर दाई है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रवर दाई है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है पृथ्वीराज रासो में कि इसमें सर्ग कितने हैं, कितने, क्या सर्ग, ये सर्ग है, जो इसका सर्ग का अर्थ होता है, सर्ग कितने हैं, तो ये हम पहले बता दें 20 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, तो 69 सर्ग हैं, सॉरी कितने सर्ग हैं,
69 सर्ग हैं, और जो इस सर्ग का अर्थ होता है वो होता है समय। इसका अर्थ क्या है? समय। इसका जो अर्थ है वो है समय। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी रासों में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पृथ्वी रासों में सर्ग कितने हैं? तो कितने हैं? 69 है। और जो सर्ग का अर्थ होता है वो होता है समय। क्या होता है? समय होता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट सर्ग है जो पद्मावत लिखी गई है। क्या लिखी गई है? पद्मावत। तो पद्मावत इसके 20वें सर्ग में है। पृथ्वी रासों के 20वें सर्ग में है। बीसवें सर्ग में क्या है? पद्मावत। क्या है? पद्मावत है। ये आपको जानना है कि पृथ्वी रासो पद्मावत है वो पृथ्वी रासो के कौन से सर्ग में है? तो वो 20वें सर्ग में है। ये आपको याद रखना है। और जो पृथ्वी रासो की भाषा कौन सी है? ये किस भाषा में लिखी गई है? पृथ्वी रासो तो डिंगल पिंगल भाषा में। पृथ्वी रासो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो पृथ्वी रासो डिंगल पिंगल भाषा में लिखी गई है। ये आपको याद रखना है। डिंगल ये है पृथ्वी रासो की जो भाषा है वो टिंगल पिंगल भाषा है। ये काफी इंपोर्टेंट रहेगी आपके क्वेश्चन से कि पृथ्वी रासो किस भाषा में लिखी गई है। तो किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल पिंगल भाषा में लिखी गई है। और ये काफी इंपोर्टेंट रहेगी। ये पूरा आपको याद रखना है। ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ये आपको काफी इंपोर्टेंट रहेगा कि पृथ्वी रासो में कितने सर्ग हैं, पद्मावत कौन से सर्ग में लिखी गई है, और इसकी जो पृथ्वी रासो की भाषा है वो कौन सी है? तो कौन सी भाषा है? डिंगल पिंगल भाषा है। ये आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन और है कि जो प्राचीन भाषा है वो प्राचीन हिंदी है। प्राचीन हिंदी को अपभ्रंश किसने कहा है? जो प्राचीन हिंदी है इसको अपभ्रंश किसने कहा है? तो इसको अपभ्रंश करा है रामचंद्र शुक्ल ने। प्राचीन हिंदी को अपभ्रंश किसने कहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको, शुक्ल है ये आपको याद रखना है, शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने प्राचीन हिंदी को अपभ्रंश कहा है। ये आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्राचीन हिंदी को अपभ्रंश किसने कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये आपको याद रखना है और इसको आपको पूरा नोट करना है। काफी हमने इसके बारे में बताया प्राचीन हिंदी के बारे में। इसका जो समय है वो है 1000 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और इसके जो जनक हैं वो है शेरपा, और किसके अनुसार हैं ये आपको याद रखना है। जो प्राचीन हिंदी के जनक हैं वो है शेरपा और रावल सत्यान के अनुसार हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहली रचना तो देवसेन के द्वारा लिखी गई है। किसके अनुसार? देवसेन के अनुसार लिखी गई है। लेकिन जनक कौन है? शेरपा। तो ये आपको याद रखना है कि ये राहुल सत्यान के अनुसार है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आधुनिक हिंदी देखेंगे। कौन सा टॉपिक है आगे हमारा? आधुनिक हिंदी का। ये आपको याद रखना है। अब हम इसको अभी मिटाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। अब हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी की। किसकी? आधुनिक हिंदी की। और जो आधुनिक हिंदी का जो समय है वो 1850 से अब तक चल रहा है। क्या है? 1850 से अब तक चल रहा है। ये आपको याद रखना है। जो आधुनिक हिंदी है इसका जो समय है वो है 1850 से 1850 ईस्वी से अब तक।
1850 से अब तक है आधुनिक हिंदी का समयकाल, ये आपको याद रखना है। और जो आधुनिक हिंदी के जनक हैं वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये आपको याद रखना है। इसके जनक, आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपको याद रखना है। ये इसके जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके? आधुनिक हिंदी के जनक हैं ये। और इनको हिंदी नव जागरण का दूत कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण काल का दूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी नव जागरण काल का दूत। ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। हिंदी नव जागरण ये आपको याद रखना है कि हिंदी नव जागरण काल का दूत किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और इस काल का अन्य नाम क्या है? आधुनिक काल का जो अन्य नाम है आधुनिक हिंदी के, वो क्या नाम है? अन्य नाम। आधुनिक हिंदी के अन्य नाम क्या क्या है? गद्य विकास काल और जागरण काल। क्या क्या है? गद्य विकास काल और जागरण काल। ये आपको याद रखने हैं। गद्य विकास काल और जागरण काल। ये आपको याद रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक हिंदी के अन्य नाम क्या है, यानी उपनाम क्या है। तो गद्य विकास काल और जागरण काल है। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राचीन हिंदी को 5 भागों में बांटा गया है। ये आपको याद रखना है। तो भाग कौन कौन से है ये भी आपको याद रखना है। भाग, इसके 5 भाग हैं। पहला कौन सा है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग है। दूसरा है द्विवेदी युग। दूसरा कौन सा है? द्विवेदी युग है। और तीसरा है छायावादी युग। चौथा है प्रगतिवादी युग। और 5वां है प्रयोगवादी युग। ये आपको याद रखना है। इस दूसरा कौन सा? द्विवेदी। द्विवेदी युग। तीसरा है छायावादी युग। छायावादी युग। चौथा कौन सा है? प्रगतिवादी। पांचवा है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवाद युग। ये आपको याद रखना है। तो आधुनिक हिंदी के जो भाग हैं वो 5 भाग हैं। और इनको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवाद युग। लेकिन आपको एक जानना है कि इन दोनों को, प्रगतिवादी युग को और प्रयोगवादी युग को, क्या कहते हैं? छायावादोत्तर दो। ये आपको याद रखना है। छायावादोत्तर। ये आपको याद रखना है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं?
छायावादोत्तर, क्या कहते हैं, छायावादोत्तर युग। इन दोनों युगों को मिलाकर क्या नाम बना देते हैं, तो छायावादोत्तर युग बना कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये हमारी आधुनिक हिंदी हो गई। और आधुनिक हिंदी में, आधुनिक जो हिंदी है उसमें मुख्य रूप से खड़ी बोली का योगदान है। ये आपको याद रखना है। ये आप नोट भी कर सकते हैं कि आधुनिक हिंदी में आधुनिक हिंदी में आधुनिक हिंदी में मुख्य रूप से किस भाषा, किस बोली का योगदान है, तो वह खड़ी बोली। आधुनिक हिंदी में मुख्य रूप से किस बोली का योगदान है, तो किसका है, खड़ी बोली का। ये आपको याद रखना है कि जो आधुनिक हिंदी है उसमें मुख्य रूप से किस बोली का योगदान है, तो वो है खड़ी बोली का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। हमने आज जो हिंदी है, हिंदी भाषा कहाँ से आई, कैसे आई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमने एक एक टॉपिक लेके आपको पूरा ख़त्म करा दिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा संविधान में हिंदी का महत्व। और ये हिंदी सम्मेलन कैसे हुए, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये सब याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आगे जो होगा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो यूपी पुलिस है, जो यूपी पुलिस में यूपी पुलिस में लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। कितने आते हैं, 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें यहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से एक दो क्वेश्चन फैक्ट यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, उसका थीम क्या थी और संविधान में किस अनुच्छेद में है, किस भाषा में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको याद रखना है। और ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।